आज हम सेकंड ग्रेड का जो पेपर कर रहे थे उसी में वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा का पेपर करेंगे जो 8 फरवरी 2018 को हुआ था। उसके अर्थशास्त्र के 19 क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय बराबर है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें पहला ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद माइनस पूंजी ह्रास। दूसरा है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन माइनस अनुदान प्लस अप्रत्यक्ष कर। तीसरा है चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन माइनस अनुदान प्लस अप्रत्यक्ष कर। ये कर लिखा हुआ है। चालू कीमतों पर चौथा है चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो है 3 नंबर। 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से जब अनुदान माइनस करते हैं और अप्रत्यक्ष कर जो है प्लस करते हैं तो हमारा राष्ट्रीय आय आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? पहला है जब पूर्ति बढ़ती है कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होती है, यानी जैसे ही मार्केट में पूर्ति बढ़ेगी तो क्या कीमत और मात्रा दोनों में ही वृद्धि होगी। दूसरा है जब पूर्ति बढ़ती है तो पूर्ति वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाएगा। पूर्ति वक्र के दाहिनी तरफ विवर्तन के फलस्वरूप कीमत में कमी होगी। चौथा है जब पूर्ति घटती है तो कीमत और मात्रा दोनों में कमी होगी। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो 3 नंबर रहेगा। जब पूर्ति वक्र के दाहिनी तरफ विवर्तन के फलस्वरूप कीमत में कमी होगी। तो ये जो 3 हैं वो गलत हैं और केवल 1 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। भारत में निर्माण क्षेत्र में उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें पहला है उत्पादन विधि से, दूसरा मूल्य विवर्धित विधि से, तीसरा है आय विधि से और चौथा है वस्तु प्रवाह व्यय विधि से। तो इसमें जो आंसर है वो है 1 नंबर। निर्माण क्षेत्र में उत्पादन का अनुमान उत्पादन विधि से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सरकार किसी वस्तु की कीमत पर इस प्रकार सीलिंग लगा दे कि कीमत साम्य कीमत से कम रहे तो बाजार में क्या होगा? बाजार में पूर्ति का अतिरेक होगा, बाजार में मांग अतिरेक होगा, केवल उच्च आय वाले उपभोक्ताओं को लाभ होगा, उत्पादकों का अतिरेक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा 4 नंबर के अंदर 2, यानी जब किसी वस्तु की बाजार में सरकार के द्वारा प्राइस सीलिंग कर दी जाती है तो उससे बाजार में मांग का अतिरेक होगा, यानी उसकी प्राइस अगर मार्केट में कहीं बढ़ भी रही है तो वो सरकार के द्वारा तय कीमत पर ही बेची जाएगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के साथ उसकी मांग में भी कमी होती है तो वह वस्तु होती है। यानी स्थिति ये है कि किसी वस्तु की कीमत कम है लेकिन फिर भी उसकी मांग कम है तो ऐसा वस्तु क्या कहलाती है? तो ऐसी वस्तु जो है वो आंसर है गिफिन वस्तु कहलाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले जो उपभोक्ता की आय कम थी इसलिए वो वस्तुओं को खरीदता था, लेकिन अब उसकी आय बढ़ गई है जिसके कारण से वस्तु की कीमत कम होने के बावजूद भी वो उसे
नहीं खरीद रहा है, यानी उसकी मांग भी कम हो गई है, तो वो वस्तु क्या कहलाती है? गिफिन वस्तु कहलाती है। जब किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती है तब क्या होता है? ऑप्शन 1 है कुल उपयोगिता ह्रासमान दर से वृद्धि होती है। दूसरा है कुल उपयोगिता में बढ़ती दर से वृद्धि होती है। तीसरा है कुल उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। चौथा है कुल उपयोगिता शून्य की ओर प्रवृत्त हो जाती है। तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो है 1 नंबर, कुल उपयोगिता ह्रासमान दर से वृद्धि होती है। तो हमारा आंसर रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार ने 2016 से 2021 अवधि के लिए सहनीय स्तर ±2% के साथ मुद्रास्फीति का क्या लक्ष्य निर्धारित किया था? या यूँ कह सकते हैं कि 2016 से 2021 तक भारत सरकार ने मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित क्या किया था? तो इसमें जो आंसर है उस समय निर्धारित किया गया था 5%। 2 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब अर्थव्यवस्था में साख में क्वेश्चन नंबर 8 है, जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक क्या करता है? तो ऑप्शन है खुले बाजार में प्रतिभूतियां क्रय करता है। दूसरा है खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है। तीसरा है बैंक दर बढ़ाता है। चौथा है नकद कोषानुपात बढ़ाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसमें जो आंसर रहेगा 1 नंबर, खुले बाजार में प्रतिभूतियां क्रय करता है जब उसको साख का विस्तार करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बैंक साख का सृजन करते हैं अग्रिमों के आधार पर। दूसरा है अपनी नकद जमाओं के आधार पर। तीसरा है क्वेश्चन नंबर 9 है, बैंक साख का सृजन करते हैं। पहला है अग्रिमों के आधार पर। दूसरा है अपनी नकद जमाओं के आधार पर। तीसरा है अपनी कुल संपत्तियों के आधार पर। चौथा है अपनी प्रतिभूतियों के आधार पर। तो इसमें आंसर रहेगा 1 नंबर, अग्रिमों के आधार पर साख का सृजन करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुल वैश्विक निर्यातों में भारत के निर्यातों का अनुपात कितना है? यानी पूरे विश्व में जो जितना भी हर देश से निर्यात होता है उसमें भारत का योगदान कितना रहता है? तो इसमें पहला है 3%, दूसरा है 2.5%, तीसरा है 1.7% और चौथा है 0.6%। तो इसमें जो आंसर रहेगा भारत का विश्व के निर्यात में योगदान रहता है वो रहता है 3%। यानी हम अलग अलग देशों को जो भी हमारी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करते हैं वो 3% रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उपक्रम के निजीकरण का सिद्धांतक निर्णय लिया है, उसका नाम बताइए। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें पहला है एयर इंडिया, दूसरा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड और चौथा है भारतीय गैस प्राधिकरण। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1 नंबर, एयर इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2014 से 2015 में भारत के कुल निर्यातों में निम्न में से किसका अनुपात सर्वाधिक था? तो यानी एक पर्टिकुलर समय के बारे में पूछ लिया कि जब 2014 और 15 में जो अलग अलग चीज़ों का निर्यात हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा किसका निर्यात किया गया था? तो यहाँ पहला है चावल, दूसरा स्टील, तीसरा सिले सिलाए वस्त्र और चौथा है रत्न और आभूषण। तो इसमें आंसर है पहला, चावल का सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया था। क्वेश्चन नंबर
13 है, वर्ष 2016-17 में हमारे आयातों में निम्न में से किसका पहला अनुपात सर्वाधिक है, यानी हमने कहाँ से चीज़ों को सबसे ज़्यादा मंगवाया, आयात किया। ऑप्शन 1 है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है चीन और चौथा है संयुक्त अरब अमीरात। तो हमारा जो आयात हुआ था वो सबसे ज़्यादा हुआ था चीन से, तो 3 नंबर हमारा आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 2016-17 में राजस्थान में स्थिर कीमतों पर शुद्ध मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग है। तो इसमें सेवा क्षेत्र का जो योगदान है, तो इसमें सेवा क्षेत्र का उस समय जो योगदान रहा था वो रहा था 45%। 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। 15 है, राजस्थान में किसान कलेवा योजना क्या है? तो आंसर रहेगा वो 4 नंबर ही रहेगा, यानी कृषि उपज मंडियों में जो किसान काम करते हैं या अपना सामान फसल बेचने जाते हैं तो उनको अनुदानित दर पर भोजन उपलब्ध करवाया जाता है किसान कलेवा योजना में। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में अवस्फीतिक वह उपकरण है जिसे प्रयुक्त किया जाता है। पहला है वस्तुओं और सेवाओं की संरचना में परिवर्तन समायोजन हेतु, दूसरा है जीएनपी में वृद्धि का लेखा जोखा रखने हेतु, तीसरा है जीएनपी में कमी का लेखा जोखा रखने हेतु और चौथा है कीमत स्तर के परिवर्तनों को समायोजित करने हेतु। तो अवस्फीति का जो उपकरण है वो कीमत स्तर के परिवर्तनों को समायोजन करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ आंसर रहेगा 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, चयनात्मक शाख नियंत्रण में मार्जिन निर्धारण का मुख्य उद्देश्य है, यानी एक मार्जिन डिसाइड किया जाता है चयनात्मक शाख नियंत्रण में है, उसका उद्देश्य क्या है? पहला है शेयरों की सट्टा जमाखोरी को रोकना, दूसरा है संवेदनशील वस्तुओं की सट्टा जमाखोरी को रोकना, तीसरा है सरकारी क्षेत्र में बैंक शाखा को जानने से रोकना, चौथा है चयनात्मक आधार पर बैंक शाख देना, यानी एक मार्जिन डिसाइड कर लिया जाता है कि उतना ही अमाउंट कोई बैंक रख सकता है और उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा उसके पास मनी होगी तो वह आरबीआई में या केंद्रीय बैंक में जमा करा देगा, उससे ज़्यादा वो नहीं रखेगा, तो वो मार्जिन डिसाइड कर लिया जाता है। तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो है 4 नंबर, चयनात्मक आधार पर बैंक शाख देना, आंसर रहेगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में कितने कर दरें निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें 1 है 4, 2 है 6, 3 5 और 4 1। तो कर की जो दर है यहाँ पर भारत के अंदर 4 प्रकार की निर्धारित की गई है, आंसर रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किन शहरों को भारत में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है? तो पहला है जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को, दूसरा है जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, तीसरा है जयपुर, अजमेर, कोटा, जैसलमेर और चौथा है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो है 1 नंबर, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को स्मार्ट सिटी योजना के रूप में शामिल किया गया है। तो ये थे इकोनॉमिक्स के जो 2018 के विशेष शिक्षा का जो पेपर हुआ था उसके 19 क्वेश्चन आए थे, ये ज़रूर करें। थैंक यू।